नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एक बार फिर रीवा में चली गोली, एक घायल, 2 साथी मौके से फरार। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। नर्सों ने चौथे दिन की हड़ताल के दौरान सद्बुद्धि यज्ञ का किया आयोजन और रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की लाश। खबरें विस्तार से। किराए से लिए गए कमरे के अंदर देशी कट्टे से दोस्तों की मौजूदगी में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक घायल है, वहीं 2 दोस्त मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत दैनिक जागरण मोड़ के पास उर्राहट में सेन परिवार का मकान है, जहां आदित्य तिवारी उर्फ शिब्बू नामक युवक कुछ दिन पूर्व ही किराए से कमरा लेकर रहने लगा था। उसके साथ शिवम नाम का लड़का रहता था। उक्त मकान पंकज नामक युवक द्वारा मकान मालिक से आदित्य को दिलवाया गया था। आज शिवम द्वारा मकान मालिक के लड़के रवि सेन के मोबाइल से फोन करके उदय मिश्रा नामक अपने दोस्त को बुलवाया गया। उदय के कमरे में पहुंचते ही शिवम ने मकान मालिक के लड़के से पानी मंगवाया। जैसे ही वो नीचे पानी लेने गया, इसी बीच कमरे से गोली चलने की आवाज आई और गोली उदय के सर पर लगी। जब रवि सेन ऊपर आया तो देखा कि कमरे में उदय घायल अवस्था में पड़ा था। वहीं शिवम व पंकज जो कमरे में मौजूद थे वो वहां से फरार हो चुके थे। मकान मालिक के लड़के रवि सेन द्वारा घटना की सूचना 100 डायल व समान थाना पुलिस को दी गई। मौके में पहुंची पुलिस के साथ रवि सेन को आनन फानन में प्राइवेट ऑटो से लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा गोली चलने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व मकान मालिक के लड़के रवि सेन से बात की। ये क्या भी जानकारी है? ये सैन साहब का मकान है। इनके मकान में कुछ लड़के किराए से रहते थे। अभी उस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसमें एक उदय मिश्रा है जो आया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो बोदाबाग का निवासी है। उसको गोली लगी है सिर में। ठीक है, जिस तरह से गोली चली है 1:12 पर बता रहे हैं जो मकान मालिक के बच्चे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जैसी गोली की आवाज़ सुनी वो बाहर निकल के आए तो देखा कि एक लड़का था जो उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था घायल को, और एक लड़का जा रहा था निकल के। और इस तरह से जो प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से कुछ घटना घटी है यहाँ पर। और वो घटना क्या है उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही, लगातार पूछताछ कर रही। घायल के पिता से बात हुई है, वो ऑन द वे हैं, वो बैतूल गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। घायल की बहन से ही बात हुई है, वो अस्पताल पहुँच गए हैं। उसका सिटी स्कैन हो रहा है। अभी वो जीवित है, उसका इलाज चल रहा है। कमरे में क्या मिला है? कमरे में एक कट्टा मिला है, कुछ गांजे की चिलम मिली है, कुछ सिगरेट के खाली पाउच मिले हैं, और अभी पुलिस तलाशी ले रही है और देखते हैं कमरे में क्या क्या है। मेरा नाम रवि कुमार सेन है। मेरा घर दैनिक जागरण मोड़ के पास है और मेरे घर में के सामने एक पंकज रहता है, जिसने जान परिचय होने के बावजूद उसने एक लड़के को रूम दिलवाया मेरे यहाँ, जिसका नाम है क्या कहते हैं आदित्य तिवारी उर्फ शिब्बू। और उसने अपना आधार कार्ड दे के मेरे यहाँ रूम ले लिया 23 तारीख को रूम लिया, दिनांक इसी महीने पे। और उसके साथ एक शिवम नाम का लड़का था, वो रहता था, और ये पंकज दोनों आते थे आधी रात में। और शिवम ने अपना जो है तो आधार कार्ड नहीं जमा करवाया। जब मुझसे मांगा गया, हमारे घर वालों ने बोला कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, तो उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ मांगा। आज ये घटना हुई है कि जैसे इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था शिवम के पास, इन्होंने मेरे नंबर से, एक उदय लड़का था जो आता जाता था रूम पे, पहले भी आता था और आता जाता था, तो इन्होंने मेरे नंबर से इसको फ़ोन लगा के बुलवाया है। और उसके बाद जैसे ही वो रूम पे आया है, फिर उन्होंने फिर मुझे उदय ने मुझे कॉल करके बोला कि भैया एक बोतल पानी भेज दीजिए। तो मैं जैसे ही बोतल दिया हूँ उनको, और पानी देने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम पे आया हूँ तो 5 मिनट बाद गोली चली है। और गोली चलने के बाद इतनी तेज आवाज़ आई है कि मैं नाश्ता कर रहा था, तो नाश्ता जैसे ही मुँह में डाला तो सीधे मैं भाग के गया हूँ। तो दरवाज़ा जैसे ही खोला हूँ तो ये लड़का जो है तो चिट्ट पड़ा था, और दोनों लड़के जो है तो भाग गए। शिवम और पंकज दोनों लड़के भाग गए। क्या कर रहे थे? तो क्या करने आए थे? दारू पार्टी थी क्या? दारू नहीं, पता नहीं क्या। मैं रूम पे गया तो देखा तो गांजा वगैरह कुछ पड़े थे, ऐसे कुछ पड़े हुए थे, और ये लड़का ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने किसी तरह भाग के वहाँ से, ये दोनों तो फरार हो गए। फिर मैं समान थाने गया, 108 को फ़ोन लगाया, तो 108 आने में करीबन आधे घंटे लग गए। तो फिर मैं अपनी ही क्या कहते हैं प्राइवेट ऑटो में बैठा के फिर मैं यहाँ तक ले आया पुलिस बल के साथ। कहाँ लगी है गोली? गोली सिर पे लगी है। क्या रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला बोदाबाग का है।
दोनों लड़के को जानते थे लोग और लोग जो दो लड़के रहते थे उसमें से एक पंकज था, एक शिवम था, और रूम लिया था क्या कहते हैं आदित्य ने। आधार कार्ड है। कैसी स्थिति है? अब तो स्थिति अभी तो सर डॉक्टर बताएंगे सर। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब सही हो जाए, उसका बयान हो जाए। मैं तो भगवान से ही चाहता हूँ। थोड़ा काम कर रहे हैं अभी, बताओ ना जल्दी। कुछ भी अरे किया अरे काम करने गोली चल गई तो कवरेज करनी है। पंकज को जो इधर रहता है वो भी था। ये सब आपको भैया बताएगा, मेरा उनसे 23 तारीख से यहाँ रहे थे 2 लोग ना। सर उनका मैं आपको सच बताऊं तो कभी दरवाजा भी नहीं खुलता था, इतना दरवाजा खुलता था। और वो दिन में नहीं रहते थे, सिर्फ रात को सोने आते थे। क्या करती पढ़ती हैं? हाँ, एपीएस यूनिवर्सिटी में। आप सेकंड में लिए थे? वो आज आया हुआ वो था आज आया। और वो कभी कभार आता था, ऐसे पहले भी आया एक आध बार, लेकिन वो कभी कभार आता था और पता नहीं कैसे वो आज आ गया। लगता है खिलवाड़ कर रहे थे उसके गोली से। जो रेंट में लिया था उसका क्या नाम था? क्या नाम से सर आपको बताया? एनएसयूआई ने कांग्रेसियों पर लगातार की जा रही एफआईआर के विरोध में सीएम का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि जनता की समस्या को उठाने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार प्रयासरत रहती है, लेकिन भाजपा पार्टी द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज करवाकर आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि उचित नहीं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, फिर दिव्या सिंह, उसके बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पर एफआईआर दर्ज करवाई गई और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसका विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंकते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुतला जलाया है। ये भाजपा सरकार लगातार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे जनप्रतिनिधि जो आवाज उठाते हैं, चाहे कमलनाथ जी की बात रही हो, एफआईआर किया इन्होंने, चाहे दिग्विजय सिंह है, अभी सज्जन भैया के ऊपर एफआईआर इन्होंने किया है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि जब आवाज उठाते हैं, विपक्ष का जो रोल होता है वो अदा करते हैं, तो आप उन पे एफआईआर करके उनको चुप कराने का प्रयास करते हैं। अभी 2 दिन पहले सज्जन भैया ने एक जो पुल बन के तैयार था, पिछले 2 महीनों से पुल बन के तैयार था, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा था। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जब पुल का उद्घाटन किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आज हम सभी युवा साथी ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सज्जन भैया के ऊपर एफआईआर जो कायम हुआ है तत्काल वापस लें, नहीं तो पूरे जिले का और प्रदेश का यूथ सड़कों पे उतर के संघर्ष करेगा। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को, सज्जन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातिया कही अनुआ तो तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी नर्सेस एसोसिएशन ने सरकार को जगाने आज हड़ताल के चौथे दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया। नर्सों के बाद वार्ड बॉय भी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 4 दिनों से सेकेंड ग्रेड पे सहित अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सहित रीवा की नर्सों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आज अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का चौथा दिन था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की गई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पर रीवा की नर्सों ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज परिसर में सरकार की सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आपको बताना चाहेंगे कि नर्सों के हड़ताल में जाने के बाद से नर्सों का काम वार्ड बॉय से लिया जा रहा है, लेकिन अब वार्ड बॉय भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की रणनीति बना चुके हैं। उन्होंने भी हड़ताल पर जाने के संकेत दिए हैं। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से 12 सूत्री मांगे हैं, तो पिछले 1.5 महीने से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आंदोलन किया है, किंतु अभी तक सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी है। इसलिए आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के खासकर हमारे मुखिया के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, ताकि उनको सद्बुद्धि आए। और जो नर्सें पिछले 1 साल से कोरोना में अपनी जी जान की बाजी लगा करके काम किया है, तो अभी तक उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। तो हमारा कहने का मतलब कि प्रमाण पत्र से पेट नहीं भरता है, सबको परिवार चलाना होता है इस महंगाई के जमाने में। तो हमारी मांग है कि हमें सेकंड ग्रेड का दर्जा दें, तब जाके हम लोग कहीं संतुष्ट होंगे, अन्यथा हम लोग इस तरह से आंदोलन में बैठे ही रहेंगे।
आज मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन है। हमें चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 5 तारीख को दोपहर को 3 बजे हमारे दल को बुलाया है बात करने के लिए। अभी कल रविवार है, तो रविवार और सोमवार अभी भी हमारा आंदोलन अनवरत चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कि अगर 5 तारीख को 3 बजे के बाद कुछ बात निकल के सामने आती है तब फिर हम लोग उस पर आगे सोचेंगे। हाँ, हमारे मेडिकल कॉलेज के जो वार्डवान हैं आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं यूडीएस कंपनी के थ्रू, तो उनका जो वेतन है तो 18,000 वहाँ से आता है, किंतु उनके हाथ में 7,500 प्रतिमाह दिया जाता है, जो बहुत कम है। उनका शोषण किया जा रहा है। तो आज शायद वो लोग भी आंदोलन पे थे, लेकिन अभी अभी जानकारी मिली है कि डीन साहब ने उन्हें वादा किया है कि सोमवार को हम आपका वेतन बढ़ा देंगे। अगर बढ़ाते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो सोमवार को दोपहर के बाद वो भी आंदोलन पे आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो नर्सेस स्टूडेंट हैं उनको प्रतिमाह 3,000 रुपए मिलता है और 12-12 घंटे की नाइट ड्यूटी ली जा रही है। तो हम लोग मांग रखे हैं कि पूरे प्रदेश में 18,000 रुपए महीना उनको भी कलेक्टर दर मिलना चाहिए, ताकि कुछ उनको भी संतुष्टि हो कि हमारे काम का पारिश्रमिक पर्याप्त मिल रहा है। तो इस तरह से सरकार हम लोगों की बातों को सुन नहीं रही है और हम लोग स्ट्राइक किया था और बीच का रास्ता निकाला गया था, यदि आपसे बातचीत की जाती तो किस हद तक आप लोग आगे बढ़े? जी, अभी 14 डॉक्टरों ने भी स्ट्राइक किया था जी, और बीच का रास्ता निकाल कर समझौता हुआ था, जी। समझौता करने सेकंड ग्रेड के पहले रुकना ही नहीं है मुझे। पूरे प्रदेश की नर्सों की एकजुट राय है कि सेकंड ग्रेड जब तक सरकार नहीं देगी हम लोग बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। हम लोग आंदोलन यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में हम लोग की यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी। कोई 1 साल से, कोई 3 महीना से, कोई 6 महीने से सब यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर, बात यह है कि जब हम लोग उस विषम परिस्थिति में सबका साथ दिए, डॉक्टर से नर्सों के साथ हम लोगों ने मेडिसिन की, डॉक्टरों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों ने हर परिजन का टीम वर्क किया है। सर, उस समय जब कोई भी मरीज को पूरी तरह से सारी गतिविधियां बंद थी, यहाँ तक कि मरीजों के परिजन मरीजों को देखने नहीं आते थे। उस समय हम लोगों ने कंधे में लाद के एक मंजिले से दूसरे मंजिले तक लिफ्ट भी बंद हो जाती थी, हम लोग ऐसे मरीज को लेके जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मास्क नहीं मिलते थे, ग्लव्स नहीं मिलते थे, पीपी किट नहीं मिलती थी। फिर भी हम लोगों ने बिना अपने जान को जोखिम में डाल के, बिना कोई प्रोटेक्शन के हम लोगों ने सबसे पहले मरीज की प्राथमिकता दी कि इसकी जान बचनी चाहिए। उनको ऑक्सीजन लगाया, खाना खिलाया और पूरा उनकी सुख सुविधाओं का जितना भी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का उनका ध्यान रखा। हम लोग किए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो परिवार है, जब कोरोना पॉजिटिव आ गया, संक्रमित हो गया, फिर भी जॉब नहीं छोड़ा। ठीक है, जब रात में 1-1 बजे 12 बजे तक शिफ्ट रहती थी, 11 बजे तक, यहाँ तक कि लड़कियां 4-4 किलोमीटर पैदल जाती थी। हम लोग 4-4 किलोमीटर पैदल 11 बजे रात आए हैं, 11 बजे रात गए हैं। उस समय की बताइए, हम लोग की निस्वार्थ सेवा को भूलकर आज हम लोग को बाहर किया जा रहा है। बीच में अनुशासन भी दिया गया था। सर, यहाँ 30 लोग को सिर्फ रखा गया है। ये भी आधार नहीं बताया गया कि किस आधार पे रखा गया है, नए को किस आधार पे, पुराने को। हम सब यहाँ पे वेल एजुकेटेड है, अच्छे से ईमानदारी के साथ हम लोग काम किए हैं। हम लोग को योग्यता के अनुसार कहीं भी पोस्ट किया जाए। 3 महीने से हम लोग अवैतनिक काम किए हैं। जब से आए हैं, नए वाले जब से आए हैं, कोई भी वेतन नहीं मिला है। मकान मालिक बाहर जाने का फरमान सुना चुका है, ये भी हम लोग को बाहर कर चुके हैं। ये भी नहीं बताया सर, सबसे पहले ये बताया गया कि आप लोग का जो ID कार्ड है वो जमा कर दो, उसमें सुधार किया जाएगा आइडेंटिटी कार्ड में। इसके बाद एक दिन ज्वाइनिंग हुई हम लोग की, मतलब बोला गया कि जॉब करो, ड्यूटी पे आओ। दूसरे दिन से ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया कि उन्हीं लोग आएंगे जिनका नाम रहेगा। सर बताइए, ऐसे अचानक हम लोग को निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, सर हम लोग लगभग 80 लोग थे, लगभग 80 लोग। सर 30 लोगों को रखा गया है, बाकी को बेदखल कर दिया गया इधर से। अभी तक कोई भी वेतन नहीं मिली है। जो नए वाले आए थे 3 महीने से अवैतनिक, बिना वेतन के, और न ही हम लोग को कोई ऐसा बोला गया कि आप लोग को कोई समय समय पे आश्वासन दिया जा रहा था सर। हाँ, और कोई भी छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, जहाँ भी कोई भी छुट्टी नहीं मिली है सर। 2 महीने से कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, बिना छुट्टी के हम लोग काम कर रहे थे। एक 182वें दिन भी रीवा के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने किसान आंदोलन के रूपरेखा के बदलाव की जानकारी दी। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली के किसान आंदोलनरत हैं, जिसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रीवा के किसान भी ग्राम बेहरा में लगातार 182वें दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पर किसानों के हौसले को बुलंद करने आज किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बादल सरोज पहुंचे और कहा कि किसान आंदोलन के 7 माह पूर्ण हो चुके हैं। 500 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार अभी भी तानाशाही में आमादा है, जिसको लेकर आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा में परिवर्तन किया जाएगा। क्या है वो परिवर्तन, आप खुद सुनिए बादल सरोज की जुबानी। हम लोगों ने 3 तरीके की राय बनाई है। पहली राय तो ये बनाई है कि इस आंदोलन के रूप को बदल के अब गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि रीवा के किसान आंदोलन के साथियों ने मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया है और आज उनके धरने का 182वां दिन है। जब उनके 99 दिन पूरे हुए थे तब उनको हटा दिया गया था रीवा की मंडी से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला नहीं, अपना आंदोलन छोड़ा नहीं और वो बिहरा गांव में बैठे हुए हैं और आज 182 दिन हो गए हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अब इस आंदोलन को और दूसरे तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और विचार ये बनाए कि जो बड़े बड़े गांव हैं ऐसे 30-40 गांव की सूची बनाई जाए और हर गांव में 3-3 दिन का धरना दिया जाए ताकि उस गांव और उसके आसपास के गांव में लोगों के साथ में संपर्क स्थापित हो सके। दूसरी रणनीति हमने ये बनाई है कि अभी बुआई और कटाई की वजह से, कोरोना की वजह से दिल्ली की बॉर्डर्स की संख्या में थोड़ी बहुत कमी आई थी। अब उस कमी को दोबारा से पूरा करने का फैसला लिया गया है और मध्य प्रदेश के जत्थे बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर दोबारा से पलवल बॉर्डर पे पहुंचेंगे, जो मध्य प्रदेश के साथियों ने शुरू की थी। किसान सभा का जत्था और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग एक साथ गए थे और उन्होंने उस बॉर्डर की शुरुआत की थी और वो बॉर्डर अभी भी जारी है। स्थानीय लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया कि मध्य प्रदेश के जत्थे भी बुंदेलखंड का, महाकौशल का, मध्य प्रदेश का, मालवा का, चंबल का। रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवती का शव मिला है। पुलिस घटना के कारणों एवं युवती की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। रीवा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर तिघरा गांव के पास रेलवे लाइन में अज्ञात युवती का शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर चोरहट्टा पुलिस द्वारा मौके में पहुंचकर घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही युवती की शिनाख्त हेतु आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। भारतीय मजदूर संघ की जिला बैठक में मजदूरों ने दिखाया आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी भी दी। भारतीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ जिला इकाई रीवा की बैठक मजदूर संघ कार्यालय में आहूत की गई। इस दौरान पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम में जानकारी दी गई कि निर्माण मजदूरों के हित लाभ एवं पंजीयन की समस्या के हजारों आवेदन लंबित हैं। दलाल का काम हो रहा है, वहीं पात्र श्रमिक योजना से वंचित हैं। पंजीयन में स्वयं का शपथ पत्र मान्य नहीं करते हैं। मास्टर रोल की मांग की जाती है, जिसमें तत्काल रोक लगाए जाने की मांग बैठक द्वारा श्रमिकों ने की है। यदि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो मजदूर संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में मजदूर संघ के पदाधिकारी से बात की गई। एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ की हमारी यूनियन है रीवा जिले की, उसकी बैठक हो रही है। भवन सन्निर्माण मजदूर संघ में जो 42 प्रकार के मजदूरों का पंजीयन होता है, फिर वो पंजीयन के बाद कार्ड बनता है और कार्ड से हित लाभ मिलता है। तो वही समस्याएं हैं कि आज जो है वो नगर, जैसे शहर का नगर निगम से बनता है, ग्रामीण का जनपद पंचायत से बनता है, तो ना नगर निगम में बन पा रहा है, पंजीयन हो पा रहा है सही तरीके से, ना ब्लॉक ऑफिस में हो रहा है। विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, जो अन्य सहायता सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो नहीं दी जा रही हैं, केवल कागज में घोषणा है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये मध्य प्रदेश शासन की भी गड़बड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गड़बड़ी है कि वो लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं और मजदूर लगातार परेशान है। इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, केवल वहां से घोषित कर देंगे कि 1-1 लाख रुपए आपके खाता में भेजा गया, लेकिन आज तक किसी के खाता में नहीं आया पैसा, न किसी का कार्ड। यहाँ 28,000 कार्ड रीवा जिला के कार्ड निरस्त हुए। अरे भाई तुम कैसे बनाए? पहले तो वो कार्ड जो बनाए हैं वो पैसा ले लेके ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव सब बनाए हैं कार्ड, 2,000-4,000 लेके अब गांव में एक तरफ इस कार्ड सबका बनाए और वो कार्ड अब
क्या है कि वो सारे के सारे कार्ड अब जांच के बाद निरस्त कर दिए गए। अब उसमें मजदूर का कोई दोष नहीं है, भाई मजदूर परेशान हो रहा है, उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गल्ला की किसी को पर्ची उसी कार्ड से गल्ला मिलता है, वो नहीं हो पा रही है। दवाई की सुविधा है, वो नहीं मिल पा रही है। अंत्येष्टि सहायता माने जितनी भी सुविधाएं भवन निर्माण के कर्मकार मंडल से हैं, वो केवल कोरी घोषणाएं हैं और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मजदूर लगातार परेशान है, चिल्ला रहा है, गुहार मार रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम है गजराज तिवारी। मैं भवन एवं अन्य संनिर्माण मजदूर संघ का। हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, जो आवास के लिए 1 लाख माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, जिनका आवास मिला है उनके लिए 1 लाख रुपया दिया है। अभी तक उनको खाते में पैसा नहीं गया, जो कि मजदूर बेचारे घर बनवाने के लिए परेशान हैं। उनका झुंगी झोपड़ी है, एक किस्त मिली है, दूसरी किस्त भी नहीं मिल रही है। लोग पन्नी लगा के रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि ये जो गरीब मजदूर हैं उनकी सहायता करें, उनका जो दूसरी किस्त है जल्द से जल्द भेजें। और हमारे जो प्रिंटिंग में भवन निर्माण के जो 2700 कार्ड जो निरस्त हो गए हैं, उनमें से निरीक्षण करके सत्यापन करके उनको जल्द से जल्द बनवाएं, क्योंकि स्कूलों में उनका लग रहा है और सभी स्कूल में मांग रहे हैं और उनके अधिकारी बहुत परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि स्कूल में उनका फीस माफ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन और जो कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं रीवा के, उनसे अनुरोध है, हाथ की जोड़ के अनुरोध है कि हमारे मजदूरों का ख्याल रखें और जो मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उसमें खड़े उतरें, अपने कर्मचारी को समझाएं जो कि कार्ड बना नहीं रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड निरस्त कर रहे हैं। मैं लोग भारतीय मजदूर संघ से हम लोग कह रहे हैं भवन निर्माण से कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका कार्ड बनाएं और जो भी जनपद में भी ऐसे कार्ड नहीं बन रहे हैं, शादी वाले पैसे नहीं मिल रहे हैं, अंत्येष्टि वाले पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कई बार जाते हैं, हाँ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये देते रहते हैं और हम लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे मजदूर भाइयों अधिकारियों का पैसा डालें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बहुत आंदोलन करेंगे, पूरे रीवा में आंदोलन करेंगे। मैं चेतावनी देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर गंगा कछार की भूमि पर कन्या महाविद्यालय, राजस्व मंडल, राज्य उपभोक्ता फोरम व धर्मशाला निर्माण की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से पुनर्गठीकरण के नाम से शासकीय भूमियों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। रिवर फ्रंट व सिविल लाइन में नए आवास का निर्माण हुआ, जिसमें खन्ना चौराहा एवं बजरंग नगर की शासकीय भूमि बिल्डर को सौंप दी गई। बिल्डर ने प्लाट काट कर जमीन बेच दिया। रीवा की जनता को इससे क्या लाभ हुआ? अब गंगा कछार की जमीन पर निशाना साधते हुए उक्त भूमि के बदले 5 करोड़ की लागत से एक नया सर्किट हाउस व अन्य निर्माण कराए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो न्याय हित में नहीं है। गंगा कछार की जमीन पर कन्या महाविद्यालय, राजस्व मंडल, राज्य उपभोक्ता फोरम व धर्मशाला का निर्माण करने की मांग की है। करूंगा अगर वो मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो मंत्री जी के हाथ के बंधे हुए व्यक्ति है, शायद मिलेंगे तो मैं मिलूंगा। और श्यामलाल द्विवेदी जो त्योतर के हैं, बहुत तेज तेज आवाज में बोलते हैं,
अब रीवा की आन और बान शान की बात है, उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो मंत्री जी के हाथ के बने हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सभी विधायकों से मिलूंगा। और अजय सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कन्या महाविद्यालय, धर्मशाला या जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उपभोक्ता फोरम की है, राजस्व मंडल की है, उसे गंगा कछार या जो जमीनें सरकार की पड़ी हैं उनमें व्यवस्थित किया जाए। जनार्दन मिश्रा से भी मिलेंगे, सांसद जनार्दन मिश्रा जी से मिलूंगा। रीवा के विकास के लिए, रीवा की सुविधाओं के लिए और रीवा कैसे और अच्छा हो सके, सरकार हो की नुमाइंदगी किसकी है उससे हमें मतलब नहीं है। हम रीवा के विकास के लिए सबसे मिलेंगे और सबसे बात करेंगे। और अगर क्या करेंगे? हमारी बात तो देखिए सीधी बात है, मैं तो महिलाओं के बीच जाऊंगा, बच्चियों के बीच जाऊंगा, माताओं के बीच जाऊंगा कि गंगा कछार में कन्या महाविद्यालय, या वकीलों के बीच जाऊंगा कि गंगा कछार बिक रहा है या तो राजस्व मंडल आ जाए। मैं वकीलों के बीच राजेंद्र पांडे जी के पास भी जाऊंगा। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बोलना चाहिए कि हमारे पास नहीं पैसा है, हम घर बेच के जो है बिल्डिंग बनाएंगे। देखिए कोई भी पूर्वज जो होता है, जहां तक मैं समझता हूं बुजुर्ग होता है, वो अगर घर की कोई चीज बिकती है उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सब रीवा की जो चीजें बिक रही है, इससे मैं समझता हूं कि रीवा के हर आम आदमी को तकलीफ होती है। अगर बेटा 10 फुट प्लाट भी बेच देता है तो पिता को तकलीफ होती है। क्यों? कि वो बड़ी मेहनत से वह चीज बनाई जाती है। अब बुजुर्गों ने कैसे मेहनत करके बनाई होगी। तो वह चीजें, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, स्कूल खुले, कन्या महाविद्यालय ढेकहा में, कन्या हाई स्कूल ढेकहा में नहीं है, बच्चियां आती हैं पीके स्कूल, बच्चियां आती हैं एसके स्कूल, कन्या हाई स्कूल खुले ढेकहा में, नहीं है जगह गंगा कछार में खुले, स्वागत योग्य बात होगा। मैं तो कमल का फूल सबकी भूल है, लेकिन मैं कमल का फूल लेके जाऊंगा राजेंद्र शुक्ला जी के पास के। धन्यवाद। आप अरे फर्नीचर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी से आप ये पूछिए कि जब कलेक्ट्रेट के बदले आपने सिरमौर चौराहा की जमीन दी तो फर्नीचर के बदले गवर्नमेंट स्कूल दे दिया था, तो ये 20 लाख रुपए कलेक्ट्रेट में खनिज नीति से लिफ्ट के लिए क्यों लिया? क्या लोगे खनिज नीति से जी? तो गवर्नमेंट प्रेस दे दिया। फिर आपने उसके बाद 20 लाख रुपए आपने लिफ्ट लगाने के लिए खनिज निधि से ले लिया, तो 3 मार दिया आपने। पहले तो कलेक्ट्रेट की बनाने के लिए आपने सिरमौर की चौराहा की जमीन मारी, फिर आपने गवर्नमेंट प्रेस फर्नीचर स्ट्रक्चर इसके लिए आपने मारा, फिर 20 लाख रुपए खनिज निधि से आपने ले लिया लिफ्ट लगाने के लिए। वो 20 लाख रुपए की लिफ्ट है साहब, देखिए कभी खराब ना हो या उसमें कोई भगवान ना करे शांत हो, उसकी बड़ी उस तरह ख्याल रखना पड़ेगा रीवा के हर आम आदमी के नागरिक को, रीवा की जनता को। 20 लाख। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर रीवा में चली गोली, एक घायल, 2 साथी मौके से फरार, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला, नर्सों ने चौथे दिन की हड़ताल दौरान सद्बुद्धि यज्ञ का किया आयोजन, और रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की लाश। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।